क्योंकि एक अच्छे क्लिनिक में एक प्रॉपर तरीके से हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जिस वजह से आपका रिजल्ट जो है वो 100% आता है और वो नेचुरल लुकिंग भी होता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवा भी लो और फिर भी आपका रिजल्ट ही ना आए, क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो क्या रीजंस हैं जिस वजह से एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी फेल हो सकता है? हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट चाहते हो तो आपको एक अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना होगा, क्योंकि एक अच्छे क्लिनिक में एक प्रॉपर तरीके हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जिस वजह से आपका रिजल्ट जो है वो 100% आता है और वो नेचुरल लुकिंग भी होता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवा भी लो और फिर भी आपका रिजल्ट ही ना आए, क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो क्या रीजंस हैं जिस वजह से एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी फेल हो सकता है? वही रीजंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाओ तो भूल कर भी आप ये गलती मत करना। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए, हम आज की वीडियो में 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिस वजह से आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन फेल हो सकता है। कहीं से भी आप ट्रांसप्लांटेशन करवा लो, कितनी भी अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवा लो, फिर भी आपका ट्रांसप्लांटेशन फेल हो सकता है। और वो पॉइंट्स आपको अवॉइड करने हैं अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया हुआ है तो, किसी भी कंडीशन पे। तो गाइस, सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपने रिसेंटली हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, जो कि है स्क्रबिंग योर स्कैल्प और ट्रांसप्लांटेड एरिया। अब देखिए, बेसिकली होता क्या है, आप वैसे तो ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत छोटी सी सर्जरी है, राइट? आपको बस पीछे से ग्राफ्ट निकाल के आगे लगा देना है और वो बाल ग्रो होने लग जाएगा, राइट? और ये जितने अच्छी तरीके से परफॉर्म हो उतना बेहतरीन आपका रिजल्ट आता है। देखिए, डॉक्टर का काम या एक अच्छे क्लिनिक का काम आपको एक अच्छी ट्रांसप्लांटेशन करके देना होता है, राइट? अगर उसने सपोज आप किसी क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए गए, बहुत अच्छा क्लिनिक है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, आपका ट्रांसप्लांटेशन भी बहुत अच्छे से हो गया, राइट? आपके बहुत अच्छे ग्राफ्ट लगे, आपका एंगुलेशन, डायरेक्शन, हेयर लाइन सब कुछ अच्छे से बनाएगी। अब आप ट्रांसप्लांटेशन करवा के घर आ गए, राइट? डॉक्टर ने तो अपना काम पूरा कर दिया, क्लिनिक ने भी अपना पूरा काम अच्छे से कर दिया। ट्रांसप्लांटेशन करवा के आप घर आए, आपको ऑब्वियसली ट्रांसप्लांटेशन के बाद इचिंग होती है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, आपको ट्रांसप्लांटेशन के बाद इचिंग होगी आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया में और डोनर एरिया में। उसके लिए आपको मेडिकेशन भी दिया जाएगा, लेकिन मेडिकेशन के बावजूद भी इचिंग होती है। ये मैंने पहले ही बताया, मेडिकेशन ले भी रहे हो फिर भी आपको इचिंग होगी। अब कुछ पेशेंट क्या गलती कर बैठते हैं, इतने ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, इतने ज्यादा इंपेशेंस हो जाते हैं कि वो अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया को ही इचिंग करने लगते हैं, राइट? उसी दिन से, जिस दिन से उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया, वो अपनी इचिंग करने लग जाते हैं उस एरिया में। और गाइज, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, पहले भी मैं ये चीज क्लियर कर चुका हूं, जब आपका ट्रांसप्लांटेशन होता है तो ग्राफ्ट्स को सेटल डाउन होने में 24 से 48 आवर्स लगते हैं। मतलब 2 दिन आपके लगेंगे ग्राफ्ट को आपके स्कैल्प में सेटल होने में। उससे पहले अगर आप स्क्रैच कर दोगे, अगर आप खुजली कर दोगे, आप कितने पैनिक हो गए अगर आपने अपना ट्रांसप्लांटेड एरिया स्क्रैच कर दिया, राइट? आपके ग्राफ्ट 100% डैमेज हो जाएंगे। जिस एरिया में आप स्क्रैच करोगे उस एरिया के ग्राफ्ट तो डैमेज हो ही जाएंगे, और ऐसा हुआ है। रिसेंटली एक पेशेंट ने कॉन्टैक्ट किया था जिन्होंने सिर्फ 4 महीने पहले अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, और उन्होंने फोटो जब शेयर करी ट्रांसप्लांटेशन के बाद की, तो बहुत अच्छी तरीके से उनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, बहुत अच्छे ग्राफ्ट्स लगे थे, बहुत अच्छी डेंसिटी दी गई थी, राइट? बहुत एक्सट्रैक्शन भी सेफ जोन से हुआ था। अब जब उनका 4 महीने बाद या 5 महीने बाद रिजल्ट आने लगा, 4 महीने बाद की जब फोटोज भेजी, उनका पैटर्न ही अलग था। मतलब अच्छी खासी डेंसिटी थी, लेकिन कुछ एरियाज में पैचेस बन गए थे, वहां पे ग्राफ्ट ही ग्रो नहीं हुए थे। फिर हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि मुझे ट्रांसप्लांटेशन के 1 से 2 दिन बाद इचिंग होने लगी और मैंने इचिंग कर दी। जैसे आज ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो कल मॉर्निंग में उनको बहुत ज्यादा इचिंग हुई, उन्होंने स्क्रैच कर दिया उस एरिया में जहां पे उनका ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट लगे थे, और बहुत जोर से वहां खुजली करी, और जिस वजह से वो ग्राफ्ट्स वहीं के वहीं डैमेज हो गए। गलती उन्होंने ये करी कि इचिंग करने के बाद डॉक्टर को भी इन्फॉर्म नहीं किया, वो डर गए थे, उन्होंने डॉक्टर को भी नहीं बताया, और जिस वजह से वो जो एरिया था जहां पे उन्होंने स्क्रैच किया, वहां के ग्राफ्ट्स ग्रो ही नहीं हुए, वो वहीं के वहीं डैमेज हो गए। अगर ये चीज वो 3-4 दिन बाद करते तो हो सकता था ग्राफ्ट डैमेज ना होता, लेकिन उन्होंने उस नेक्स्ट डे ही इचिंग कर दी थी, खुजली कर दी थी, जिस वजह से वो ग्राफ्ट डैमेज हो गया। और 4 महीने बाद की जो कंडीशन थी उनकी, जो रिजल्ट है, सारे बाल अच्छे से ग्रो कर रहे थे, लेकिन कुछ कुछ जगह पैचेस थे। ये पैचेस वही थे जहां पे इन्होंने खुजली करी थी। सो गाइस, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। ट्रांसप्लांटेशन के 2 से 3 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं आपको खुजली करनी है। अगर आपको इचिंग होती है, आपको मेडिकेशन ऑब्वियसली प्रोवाइड की जाएगी क्लिनिक की तरफ से, आप पहले डॉक्टर से बात कर लें, लेकिन प्लीज ट्रांसप्लांटेड एरिया को स्क्रैच मत करिए, इससे आपके ग्राफ्ट्स डैमेज हो सकते हैं और 100% डैमेज होते भी हैं। सो गाइस, ये था पॉइंट नंबर 1, आपको जो हर
हर हालत में अवॉइड करना है। कितने भी अच्छा ट्रांसप्लांटेशन करवा लो, अगर आपने स्क्रबिंग कर ली तो आपका ग्राफ्ट डैमेज हो जाएगा और आपका रिजल्ट नहीं आने वाला अच्छा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो गलती भी काफी लोग कर बैठते हैं, टेकिंग अ शावर ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days, राइट। जैसे कि मैं ये भी पहले क्लियर कर चुका हूँ कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद जब हेड वॉश करना होता है वो 5 से 6 दिन बाद ही करना होता है। वैसे तो 7 से 8 दिन बाद करना होता है, लेकिन कुछ क्लिनिक्स 5 से 6 दिन बाद ही हेड वॉश करने को बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट का मिसकम्युनिकेशन हो जाता है क्लिनिक के साथ, राइट। पेशेंट ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्लिनिक से टच में ही नहीं रहते, उन्हें लगता है कि भाई मेरा ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हो गया, अब मुझे टच में रहने की जरूरत ही नहीं है, अब मैं बस रिजल्ट आएगा और बस चिल मारूंगा। ऐसा नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले 1 महीना तो आपको ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्लिनिक के टच में रहना है, राइट। और ये वही पेशेंट होते हैं जो गलती कर बैठते हैं, आज सर्जरी हुई कल वो नहाने चले गए, और नहाना इज अ नॉर्मल थिंग, राइट। आप नॉर्मल शावर ले सकते हो, लेकिन वो ट्रांसप्लांटेड एरिया में भी शैम्पू एंड कई लोग तो सोप भी लगा देते हैं। आज सर्जरी हुई कल ही से वो स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से जो हार्श केमिकल होते हैं वो आपके ग्राफ्ट्स को डैमेज कर देते हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 48 आवर्स से पहले अगर आप अपने स्कैल्प में शैम्पू या कोई भी सोप लगा के अगर आप रबिंग करोगे ना, तो ग्राफ्ट्स वहीं डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा बोला जाता है ट्रांसप्लांटेशन के 5 से 6 दिन बाद ही आपको हेड वॉश करना है प्रॉपरली। उससे पहले आपको नॉर्मल आप हेड वॉश कर सकते हो, पानी डाल सकते हो, इट्स नॉर्मल, लेकिन आपको कोई केमिकल, आपको सोप, आपको हार्श शैम्पू यूज नहीं करना और शैम्पू लगा के रबिंग नहीं करनी, ठीक है, राइट। 4-5 दिन तक आपको बिल्कुल रब नहीं करना, जिस वजह से आपके ग्राफ्ट्स डैमेज ना हो जाए। सो ये गलती भी प्लीज मत करिएगा ट्रांसप्लांटेशन के बाद कि भाई आज ट्रांसप्लांटेशन हुआ, कल से मैंने स्टार्ट कर दिया कि भाई अब तो मेरे बाल आ जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे, चलो हेड वॉश करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये गलती भी प्लीज आप अवॉइड करिए, क्योंकि अगर ये गलती भी आप करोगे फिर भी आपके ग्राफ्ट्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कितने भी अच्छे से ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन हुआ हो, कितनी भी अच्छे तरीके से डॉक्टर ने आपकी सर्जरी करी हो, यहाँ पे आपके ग्राफ्ट डैमेज हो जाएंगे और आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। सो गाइज, ये था पॉइंट नंबर 2 जो आपको अवॉइड करना है। आपको ट्रांसप्लांटेशन के 5 दिन तक हेड वॉश नहीं करना, कुछ भी हो जाए डॉक्टर से टच में रहो। 5 दिन तक आपको अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया में बिल्कुल भी रबिंग नहीं करनी। नॉर्मल पानी से आप वॉश कर सकते हैं, नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से आप लगा के सिर्फ वॉश कर सकते हैं, लेकिन रबिंग कोई भी हार्श केमिकल से नहीं करनी। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 में, जो कि है ट्रिमिंग योर हेयर ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलती बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग रिसेंटली मेरे टच में आए जिन्होंने ये गलती करी और मुझे लगा ये मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि मैं नहीं चाहता आप लोगों में से कोई भी ये गलती करे। आपको ट्रांसप्लांटेशन के 2 से 3 महीने तक ट्रिमिंग नहीं करनी। अभी रिसेंटली भी मैंने डिस्कस किया था ये पॉइंट। एक पेशेंट ने हमें अपनी फोटोज भेजी। अब उन्होंने जब फोटोज भेजी थी तो उनका जो स्कैल्प था पूरा बॉल्ड लग रहा था और रेडिश हो रखा था, बहुत रेडिश सा उनका स्कैल्प लग रहा था। अब हमने पूछा क्या कंडीशन है, उन्होंने बोला सर मैंने 1 महीने पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया रिसेंटली, और मेरे ग्राफ्ट जो थे, ऑब्वियसली शेडिंग फेज होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ट्रांसप्लांटेशन के बाद शेडिंग फेज आता है। उनको ये लगा कि जब उनका शेडिंग फेज आया, जब बाल झड़ने लगे, कि अगर मैं ट्रिमर या फिर ब्लेड लगवा लूंगा तो मेरे जो शेडिंग फेज में बाल झड़ रहे हैं वो मोटे मोटे वापस आएंगे और जल्दी आ जाएंगे। तो उन्होंने गलती क्या करी, ट्रांसप्लांटेशन के 25 दिन बाद ही अपना हेड जो था वो ट्रिम्ड ऑफ कर दिया, ट्रांसप्लांटेड एरिया भी ट्रिम्ड ऑफ कर दिया। और ये गलती बहुत बड़ी गलती है, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। आप किसी भी डॉक्टर, किसी भी सर्जन से पूछो, ट्रांसप्लांटेशन के कम से कम 5 से 6 महीने तक आपको स्पेशली ट्रांसप्लांटेड एरिया को ट्रिम नहीं करना। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा अभी भी लोगों को लगता है कि अगर मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया 15-20 दिन पहले और शेडिंग फेज मेरा आ रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं और बहुत पतले पतले आ रहे हैं, मैं अगर अभी ट्रिम कर लूंगा, राइट, या फिर बॉल्ड हो जाऊंगा, ब्लेड लगवा लूंगा, तो मेरे बाल वो मोटे आएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। ट्रांसप्लांटेशन एक प्रोसीजर है 5 से 6 महीने का, राइट, 5 से 6 महीने का प्रोसेस है। इसमें जब शेडिंग फेज में बाल झड़ते हैं तो वो धीरे धीरे करके आते हैं, वो एकदम से मोटा बाल नहीं आएगा। पहले आपका बहुत पतला बाल आएगा, बहुत थिन हेयर होगा, धीरे धीरे करके वो बाल मोटा होने लगेगा और फिर आपको डेंसिटी दिखने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपका शेडिंग फेज में जो बाल झड़ा है वो डायरेक्टली मोटा आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनिशियली वो बाल बहुत पतला होता है और धीरे धीरे करके वो मोटा होता है। जबकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो बाल शेडिंग फेज के बाद पतले आ रहे हैं, अगर हम ट्रिम करवा लेंगे तो वो बाल ऑब्वियसली मोटे आने लगेंगे। सो गाइस, ये गलती भी आप प्लीज मत करिएगा कि ट्रांसप्लांटेशन के 15-20 दिन बाद ही आप ट्रिमर लगवा लो या फिर आप ब्लेड लगवा लो। प्लीज ये गलती मत दोहराइएगा। अगर आप दोहराते हो तो इससे भी आपका ग्राफ्ट डैमेज हो सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि है डाइंग योर हेयर आफ्टर योर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब काफी लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, उनके ग्रे हेयर होते हैं, राइट, उनके सफेद सफेद बाल होते हैं। ऑब्वियसली हर किसी के होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी के नहीं होते हैं। बहुत पेशेंट्स होते हैं जिनके बाल सफेद भी होते हैं। अब वो क्या गलती कर बैठते हैं, राइट, जब उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया तो इनिशियली उनको, जब आपको पता है ट्रांसप्लांटेशन के 15-20 दिन तक बहुत अच्छा रिजल्ट लगता है क्योंकि शेडिंग फेज नहीं आया होता। अब वो गलती क्या कर बैठते हैं, अब पीछे से जो बाल व्हाइट निकाला है तो वो व्हाइट ही ग्रो होगा, ऐसा तो है नहीं कि व्हाइट ग्राफ्ट निकाला और वो ब्लैक ग्रो हो। अब वो बाल जब व्हाइट ग्रो करते हैं तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको डाई करवा लेते हैं, शुरुआत में ही 15-20 दिन में डाई करवा
लेते हैं ताकि वो अच्छा लगे, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर को 3 से 4 महीने पहले आप डाई नहीं करवा सकते, क्योंकि आप अगर कलर करवाते हो तो कोई भी आप डाई यूज करते हो उसमें हार्श केमिकल्स होते हैं जो कि आपके ग्राफ्ट को डैमेज कर सकते हैं। किसी भी डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करो, किसी भी जगह आप ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, किसी भी सर्जन से आप ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आपको 3 से 4 महीने पहले बालों को कलर करना है। सो गाइज, ये चीजों को भी आपको अवॉइड करना है। प्लीज ट्रांसप्लांटेशन के 3 से 4 महीने तक वेट करें, उससे पहले अपने बालों को कलर मत करें, स्पेशली ट्रांसप्लांटेड हेयर। आई नो आपको लग सकता है कि भाई मेरे बाल अब वापस आने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब ट्रांसप्लांटेशन के बाद हेयर आने लगते हैं, हेयर लाइन दिखती है, तो हर कोई चाहता है कि चलो बाल तो वापस आ गए, अब कलर भी वापस आ जाए, जो कि पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। सो आपको ये गलती भी नहीं करनी। ट्रांसप्लांटेशन के 3 से 4 महीने पहले आप प्लीज कलर एटलीस्ट यूज मत करिए अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर में। एग्जिस्टिंग हेयर में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और एग्जिस्टिंग हेयर में यूज करने का फायदा भी नहीं, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड हेयर अगर थोड़े व्हाइट होंगे और एग्जिस्टिंग हेयर पूरे ब्लैक होंगे तो वहां पे थोड़ा ऑड लग सकता है। सो गाइस, अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया है तो 5 से 6 महीना आप इजीली वेट कर सकते हैं। सो गाइस, ये था चौथा पॉइंट जो कि आपको अवॉइड करना है। आपको कलर नहीं करना ट्रांसप्लांटेड हेयर को एटलीस्ट 3 से 4 महीना। अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा यूजुअल है, राइट। ये गलती बहुत लोग कर बैठते हैं। अब जब ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, ऑब्वियसली काफी लोग ऐसे होंगे जिनको 2 व्हीलर में जाना पड़ता है इधर से उधर, उनका ये वर्किंग प्रोफेशन ही ऐसा है। ट्रांसप्लांटेशन के 10 से 15 दिन तक आपको हेलमेट यूज नहीं करना, जैसे कि मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। बट कुछ लोग गलती क्या कर बैठते हैं, ट्रांसप्लांटेशन के 3 से 4 दिन बाद हेलमेट पहनना स्टार्ट कर देते हैं। उनके ब्लड क्लॉट्स रिमूव भी नहीं हुए होते हैं और उन्होंने हेलमेट पहनना स्टार्ट कर दिया होता है, जिस वजह से उनके जब ब्लड क्लॉट्स रिमूव होते हैं या ग्राफ्ट्स होते हैं, वो उनमें दिक्कत आ जाती है, राइट। उसमें ग्राफ्ट डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। काफी लोगों को एलर्जी भी हो जाती है। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको हेलमेट पहनने की वजह से पेन भी होने लगता है। सो गाइज, आपको ट्रांसप्लांटेशन के 10 से 15 दिन से पहले बिल्कुल भी हेलमेट यूज नहीं करना। आपने अगर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर करवाया है तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि मैं ट्रांसप्लांटेशन से 10 से 15 दिन तक हेलमेट नहीं पहनने वाला, क्योंकि हेलमेट आपके ग्राफ्ट्स को डैमेज कर सकता है। हेलमेट से आपको इचिंग ज्यादा हो सकती है। हेलमेट से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं इनिशियली 10 से 15 दिन में। सो गाइज, आपको ट्रांसप्लांटेशन के 10 से 15 दिन तक हेलमेट यूज नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। सो गाइज, ये थे 5 पॉइंट जो आपको हर हालत में अवॉइड करने हैं अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया हुआ है तो, राइट। अगर आपने अच्छा ट्रांसप्लांटेशन भी करवाया फिर भी आपको ये अवॉइड करना है। अगर आपने खराब ट्रांसप्लांटेशन भी करवाया फिर भी आपको ये अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता है खराब ट्रांसप्लांटेशन में रिजल्ट आ जाए, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आप ये पॉइंट अवॉइड ना करो तो एक तो खराब करवाया, ऊपर से रिजल्ट तो आप भूल ही जाओ, फिर क्या ही आएगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।